बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ऊंट पालन के बारे में। जी हाँ, ऊंट जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट पालन खास तौर पर राजस्थान जैसे इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में किस तरह से किसानों को खास तौर पर ऊंटों की देखभाल करनी चाहिए, रखरखाव करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान एक मासूम से पशु के लिए भी जाना जाता है, जिसे ऊंट कहा जाता है। आज ऊंटों की घटती संख्या चिंता का विषय है। हालांकि पहले ऐसे हालात नहीं थे। पहले इस पशु का कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी इस मांग के कारण लोग इसे पालना पसंद करते थे। लेकिन ऊंट के उपयोग का घटता दायरा उनकी संख्या पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब ऊंट किताब के पन्नों तक सिमट के रह जाएंगे। राजस्थान के स्थानीय पशुपालकों से जब इस बारे में बात की गई, तो वो भी ऊंट पालन के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि इससे उन्हें मुनाफा कम और खर्च ज्यादा होता है। हालांकि पहले सरकार की ओर से कुछ राशि दी जाती थी, लेकिन उसे बंद कर देने से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो ऊंट है ये हमारा राज्य पशु है, लेकिन इस समय बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। आप देखिए, आज़ादी से पहले मेरे पापा बताते हैं कि उनकी बारात ही है ऊँटों के ऊपर गई थी और उस समय इतना महत्व था। देश आज़ाद होने के बाद सारी बॉर्डर बीएसएफ ऊँटों के द्वारा संभालती थी। आज पूरी बॉर्डर के ऊपर डांबरीकरण हो गया, फेंसिंग हो गई। बीएसएफ में 10% ऊँट बचे हैं। उसके अलावा हम खेती बाड़ी, सवारी में और सामान ढोने, इन सब में भी ऊँटों का यूज़ करते थे। अब ये आजकल गाड़ी आने से और ये बिल्कुल ख़त्म हो गए। हमारे जयपुर ज़िले के अंदर ये 10-20 गांव हैं, तो कुछ ऊँट तो हमने पाल रखे हैं। बाकी आसपास उगरियावास है, महेशवास है, इधर 5-10 गाँव में है। आप मारवाड़ में चले जाइए, सिरोही, जालोर, उनके अंदर काफ़ी ये देवासी रेबारी समाज है, उनके पास सब ऊँट हैं। लेकिन अब सारे हम मिल के बैठते हैं तो बातचीत करते हैं कि अब बिल्कुल ये घाटे का सौदा है। आप देखिए, पिछली बार भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलके जब एक ऊँटनी प्रेग्नेंट होकर ब्याती थी तो 10,000 रुपये 3 किस्तों में सरकार देती थी। पिछले 1-1.5 साल से ये भी बंद कर दिया। तो अब आने वाले टाइम में ये है कि सब भाई बंद कह रहे हैं कि हम तो ऊँट बेचेंगे, इनका खर्चा ही निकलता है। ऊँटों को चराने के लिए जो चारागार ज़मीन बची थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकार ध्यान नहीं देंगी, दोनों सरकारें, तो आने वाले 10-20 साल के अंदर ये ऊँट सिर्फ किताबों के अंदर या टीवी में मिलेंगे। तो मेरा दोनों सरकारों से कहना है कि वो जो अच्छी योजना थी, 10-10 हज़ार ऊँटनी प्रेग्नेंट होने से ब्याने तक का 3 किस्तों में देते थे, मेरा निवेदन है दोनों सरकारों से कि उस योजना को वापस, अगर ऊँटों को बचाना है, हमारे राज्य पशु को बचाना है, रेगिस्तान के जहाज को बचाना है, तो आपको वो योजना वापस लागू करनी पड़ेगी। पशुपालक और किसान सुरेंद्र अवाना जी का कहना है कि ऊंट के दूध में पाए जाने वाले औषधीय गुणों से हर कोई वाकिफ है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो ऊँटनी के दूध से बनने वाले उत्पादों से काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे ऊंट पालन के लिए लोगों की रुचि भी बढ़ेगी और ऊँटों की संख्या में भी इजाफा हो सकेगा। ऊँटनी के दूध के औषधीय गुण। इसका दूध बैक्टीरिया व वायरस की वृद्धि को रोकता है। कई रोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाता है। ऊँटनी के दूध में वसा, प्रोटीन, लैक्टोज व खनिज तत्व मौजूद होते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि बीकानेर के अंदर जो भारत सरकार का राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र है, उसकी तर्ज पर सरकार को ये चाहिए कि जिन जिन जिलों में, जिन जिन तहसीलों में ज़्यादा ऊँट हैं, उनकी तर्ज पे हमारे दूध की भी कुल्फ़ी वगैरह और जो प्रोडक्ट हैं वो बनाने की हमें ट्रेनिंग दें। कुछ छोटी मोटी मशीनरी है तो उसके लिए सब्सिडी दें, तो हम भी इन ऊँटों को बचा सकते हैं। अगर दूध पे थोड़ा बहुत हमें इनकम हो जाए तो। बाकी अगर ऊँट के बच्चे पैदा करके उनकी सेल करें, आज कोई लेने वाला नहीं है। एक इसके दूध के बाई प्रोडक्ट जितने भी बनते हैं उनकी हमें ट्रेनिंग दे के, प्रोसेसिंग मशीनें दे के इसको लागू करना चाहिए। तो इसलिए तभी ये ऊँट है ये बच पाएगा, रेगिस्तान का जहाज बच पाएगा, वरना अन्यथा
ये लुप्त होता जा रहा है और जैसे मैंने कहा कि 10-20 साल के अंदर ये सिर्फ किताबों में देखने को मिलेगा। ऊंट एक ऐसा पशु है जिसे कम देखभाल की जरूरत है, लेकिन इनकी घटती संख्या इस ओर इशारा कर रही है कि इन्हें फिलहाल संरक्षण की ज्यादा जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ी ऊंटों की तस्वीरों से नहीं बल्कि इनमें सवारी करके लुत्फ उठा सके। पशुओं से उचित उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। अप्रैल माह का पशु कैलेंडर 2021। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन अधिक तापमान के प्रमुख लक्षण हैं। अतः इससे पशुओं को बचाने का प्रयास करें। पशुओं को दोपहर में छाया वाले एवं हवादार स्थान में रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाने का प्रयास करें। थनैला रोग की पहचान और निदान के उपाय करें। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। मुर्गी पालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। लिटर सूखा एवं स्वच्छ रखें और मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गला घोटू, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में लवण, विशेषकर फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, अर्थात पशु पेशाब, मिट्टी आदि चाटने या पीने लगते हैं। अतः पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।